हेलो गाइज, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि गुप्त काल से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, तो उन सभी चीज को कवर करते हुए कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में सारा चीज खत्म हो जाए। ये गुप्त साम्राज्य का मैप है। मैप देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गुप्तों की शक्ति जब चरम पे रही होगी, तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान के भारत के लगभग अधिकांश हिस्सों पर इनका कब्जा रहा है। और दक्षिण भारत को अगर छोड़ दें ये वाला एरिया, तो लगभग गुप्त साम्राज्य भारत के लगभग 70% एरिया पे उनका कब्जा था, उनका अधिकार था। अब यहां पर परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुप्तों के उदय के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। हमने आपको मौर्योत्तर काल पढ़ाया था, तो मौर्योत्तर काल के समय हमने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे भारतीय इतिहासकारों को नहीं थी। बाद में जानकारी हुई और बाद में हमने आपको यह भी बताया था कि मौर्योत्तर काल भारत के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काल था, जिसमें कई प्रकार के विकास हुए और भारत के जितने भी राजा थे उन्होंने काफी अच्छे से इस समय भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में अपना योगदान दिया। लेकिन जब गुप्तों का उदय हुआ, तो गुप्तों के उदय के पूर्व भारत की क्या स्थिति रही होगी, तो थोड़ा सा हम जान लें। तो जान लीजिए कि जब गुप्तों की उत्पत्ति हुई, तो उस समय देश में कोई बड़ी शक्ति उस समय विराजमान नहीं थी। कुषाण साम्राज्य का पतन हो चुका था और देश में छोटी बड़ी शक्तियां ही उपलब्ध उस समय थी, और उसी में से नाग वंश था जिनको गुप्तों ने पराजित किया और पराजित करने के बाद सत्ता पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके अलावा इसमें एक एक याद रखिएगा कि एक नाग दशक नाम का राजा था, जो चौथी पांचवी शताब्दी ईस्वी में इसने 10 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, और इसी के नाम पर वाराणसी में ये घाट का निर्माण हुआ। दशाश्वमेघ घाट का निर्माण इसी ने करवाया था। ठीक है। और इसी नाग वंश के शासकों ने कुषाणों की सत्ता को खत्म किया था। इसके बाद से चलिए वाकाटक वंश के बारे में जान लें कि वाकाटक वंश के संस्थापक, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। क्या थे इसके संस्थापक, क्या नाम था, तो विंध्य शक्ति इनका नाम था। और ये सातवाहनों के अधीन ये स्थानीय शासक थे, यानी सातवाहनों के ये जो सातवाहनों के नियंत्रण में ये लोग कार्य करते थे। बाद में खुद से ये लोग स्वतंत्र हो गए, और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीसेन प्रथम था। बाद में प्रभावती गुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इनकी पुत्री का विवाह पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो याद रखिएगा ये इनका गुप्तों का वैवाहिक संबंध वाकाटक से था, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद से ये आभीर वंश भी आप लोग याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन से थे, ईश्वर सेन। केवल इतना याद रखिएगा, आभीर वंश थे, इनके संस्थापक कौन थे, तो ईश्वर सेन। उसी प्रकार से एक और वंश था इक्ष्वाकु वंश, और इसके संस्थापक थे शीर्षांत मूल। ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे गणराज्य भी थे, ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम ये आगे चलते हैं। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो आप लोग को हम ये बताते हैं कि इतिहास क्या है से शुरू होता है, और जब भी इतिहास में कोई बात हम करते हैं, तो इतिहास में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई ठीक है, हड़प्पा के बारे में अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो हड़प्पा के साक्ष्य के बारे में पूछते हैं। वैसे ही गुप्त काल के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, तो आखिर कोई हम मेरे मन में या आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं
तो ये इन सब चीज जानकारियों का स्रोत, ये जितनी भी जानकारियां हैं, इन सब का स्रोत कहां से आया है, ये इसका स्रोत क्या है। तो हम आपको बता दें कि इसके बहुत सारे स्रोत हैं। पहले तो साहित्यिक स्रोत हैं, और विश्व साहित्यिक स्रोत में विष्णु पुराण, वायु पुराण और कालिदास की कृतियां, और शूद्रक का मृच्छकटिकम और वात्सायन का कामसूत्र, ये सभी हो गए कौन से, ये साहित्यिक स्रोत हो गए जिनसे गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक साक्ष्य में बहुत सारे चीज हैं, जैसे कि अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, गुप्त वंश के अभिलेख है, सॉरी ये सिक्के हैं, याद रखिएगा। ये सभी ये सिक्के हमने इसलिए यहाँ पे रख दिए हैं कि आपको ध्यान में रहेगा कि किस प्रकार के सिक्के उस समय बनते थे। और अभिलेख, अभिलेख का मतलब जो पत्थर पे लिखे जाते हैं। तो अभिलेख में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे। तो ये है प्रयाग प्रशस्ति, यहीं पे पत्थर पे लिखा गया है। और जान लीजिए कि लिखा किसने है, तो ये हरिसेन द्वारा। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखा है, हरिसेन ने लिखा था। कौन सी भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। इनकी शैली कौन सी है, चंपू शैली है। तो यहाँ पे 3 सवाल निकल के आएंगे कि अच्छा समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको किसने लिखा था, लिखने वाला जो जिसने लिखा था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हरिसेन है। दूसरा यहां पर सवाल एक और बनता है कि कौन से भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसके लिखने की शैली कौन सी है, तो एक चंपू शैली होती है। इसी शैली में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है। और ये भी जान लीजिए कि इसमें किसी भी तिथि का अंकन नहीं है। और इसी स्तंभ पे अशोक, बीरबल, जहांगीर का भी लेख खुदा है। मतलब कि ये जो पत्थर का है, तो इस पर न केवल समुद्रगुप्त के चीज उस पर लिखे हुए हैं, बल्कि इसी पर अशोक, बीरबल, जहांगीर का भी लेख खुदा है। और इसी लेख में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान को कई श्रेणी में बांटकर बताया गया है। तो हम आपको बता दें कि समुद्रगुप्त काफी जबरदस्त इसने विजय हासिल करी थी, और विजय हासिल करते हुए दक्षिण भारत के भी सभी राजाओं को इसने हराया था। दूसरा, मेहरौली का स्तंभ लेख, याद रखिएगा ये मेहरौली है, दिल्ली में है। अगर कोई आप जानते होंगे, दिल्ली में है मेहरौली। तो जो मेहरौली का अभिलेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। उसी प्रकार से एक और अभिलेख जान लीजिए, अभिलेखीय साक्ष्य। हम अभी वर्तमान में आपको अभिलेखीय साक्ष्य बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे अभिलेख या पत्थर पर वैसे लिखे हुए आदेश जिससे गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो उसमें हमको ये पता चल गया कि मेहरौली अभिलेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। सवाल क्या पूछ सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सवाल बहुत सारे निकल सकते हैं अभिलेखों से। पहला सवाल हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, हमने बताया है। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ये पहला सवाल पूछ सकता है। अच्छा बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किसने लिखा था। तो एक तो समुद्रगुप्त के समय में लिखा गया था, हरिसेन ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था, चंपू शैली में लिखा था। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है। और दूसरा, इसी पे अशोक ने भी अपने आदेश खुदवाए थे। बीरबल और जहांगीर ने भी यहाँ पर अपने लेख इस पे लिखवाए थे। और जान लीजिए कि इसी लेख से समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का पता चलता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। उसी प्रकार से मेहरौली अभिलेख आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताइए कि मेहरौली अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है। तो मेहरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है।
तो वैसे ही चलिए मंदसौर अभिलेख जिसे गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है जो गुप्तकालीन है। तो मंदसौर अभिलेख जैसे ही पूछेगा गुप्त काल का है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से जूनागढ़ अभिलेख क्या है, तो स्कंद गुप्त की जानकारी हमको इससे मिलती है और इसी अभिलेख से हूण आक्रमण की सूचना हमें मिलती है। तो जान लीजिए कि कहीं यहां से सवाल निकल सकता है कि अच्छा ये बताइए कि गुप्त काल में हूण आक्रमण की जानकारी निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख से होती है, तो उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंद गुप्त से संबंधित है। तो स्कंद गुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। उसी प्रकार से एक और अभिलेख है, जान लीजिए, भीतरी स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब पत्थर का खंभा, ठीक है, पत्थर के खंभे पर लिखा गया है। स्तंभ मतलब पत्थर के खंभे पर लिखा गया है भीतरी नामक जगह पर। तो इसमें हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध की चर्चा है। तो यहां पर भी ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये अभिलेख। तो अब जान लीजिए कि अब जो भी परीक्षाएं होती हैं काफी अब कठिन सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान लगा के ये सब चीज पढ़ लेना है। और जान लें कि एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको कहीं पे भी किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप छोटी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर यूपीएससी की परीक्षा अगर आपको देनी है, तो कहीं पे भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, अगला, तो एरड़ अभिलेख याद रखिएगा। एरड़ अभिलेख भानुगुप्त का है, एरड़ अभिलेख। और ध्यान देना है यहां पर कि पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। सती प्रथा के बारे में पहली बार जानकारी हमें प्राप्त होती है जो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है। और इसी अभिलेख में गोपराज की मृत्यु तथा उसके पत्नी के सती होने की सूचना प्राप्त होती है। तो कहीं पे भी अगर सवाल पूछे, अच्छा बताइए कि प्रथम बार सती प्रथा का साक्ष्य कहां पता चलता है, तो वह है गुप्तकालीन एरड़ अभिलेख जो भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख प्रथम बार भारत में सती प्रथा के बारे में बताता है। सिक्के, बहुत सारे सिक्के हैं जो गुप्तकालीन है। तो कई प्रकार के सिक्के जो देखो, सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े राजा हैं इसमें एक तो है समुद्रगुप्त, बहुत बड़ा राजा है। जो इसके अलावा समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, काफी बड़ा राजा है। तो उसने कई प्रकार के सिक्के चलवाए। उन सिक्कों के प्रकार हैं जैसे गरुड़ प्रकार, यानी सिक्के पर गरुड़ का फोटो रहेगा। धनुर्धारी प्रकार, यानी सिक्के पर धनुर्धारी राजा का फोटो रहेगा। परशु प्रकार, मतलब कि राजा के हाथ में फरसा रहेगा। अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन और वीणा वादन, ये इतने प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय, यहां पर थोड़ा सा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा छत्रधारी प्रकार, ये सब है। ये पूछने वाले, ये सब पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग को जानकारी रहनी चाहिए कि ये जो दोनों राजा हैं इन्होंने कई प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है, तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को याद रखिएगा कि गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे उनको दीनार कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता है। और ये गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में भी कई सारे विद्वान ने अपने अपने मत रखे हैं। केपी जायसवाल का कहना है कि गुप्त जाट थे और पंजाब के निवासी थे। और जो रोमिला थापर हैं, बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, और रामशरण शर्मा, इनके अनुसार गुप्त क्या थे, वैश्य थे, वैश्य बिरादरी से आते थे। खैर, इस पर ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अब गुप्त वंश की हम लोग चर्चा कर लें। पहला चीज याद रखना है गुप्त वंश के बारे में कि इनके संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। इनके संस्थापक श्रीगुप्त थे और इसके उत्तराधिकारी कौन थे, घटोत्कच गुप्त हुए और इसी को प्रथम शासक भी माना जाता है। अब परीक्षा में अगर श्रीगुप्त दे ऑप्शन में
तो और ये घटोत्कच गुप्त अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन श्रीगुप्त होगा। अगर श्रीगुप्त नहीं है, अगर श्रीगुप्त नहीं है, केवल ये ऑप्शन में है, तो आप इसको ये सही करके आइएगा। दूसरा, इसके जो उत्तराधिकारी हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त और इनका कार्यकाल हो गया 319 से 335 ईस्वी और 319-20 में ही गुप्त संवत की शुरुआत की। अब हम बता दें कि गुप्त संवत की शुरुआत का मतलब यह हो गया कि नया कैलेंडर जारी कर दिया। मतलब नया कैलेंडर जारी करने का मतलब यह हो गया कि मान लो कि हम कोई बहुत बड़े आदमी हैं, हम कह दें कि नहीं भाई, अब हम ये कैलेंडर जो है वो जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसको नहीं मानेंगे, हम अपना संवत शुरू कर दें और आज से ही हम मानेंगे कि धरती पर आज से ही साल की शुरुआत हुई और आज हम 1 ईस्वी इसका डेट रखते हैं। ठीक है, तो आज से 1 ईस्वी इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी। उसी प्रकार से 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने ये गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत का मतलब ये हो गया कि इस दिन से 1 2 3 काउंट होने लगा। ठीक है, तो अल्बेरुनी जो भारत आया था, जान लीजिए गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच में 241 वर्ष का अंतर था। याद रखिएगा, गुप्त संवत और शक संवत के बीच में 241 वर्ष का फर्क था। आप लोग गुणा भागा कर लीजिएगा और शक संवत भी आप लोग याद, शक संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, अपनी स्थिति सही करने के लिए इसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया और लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी। ठीक है, इसके बाद से एक राजा हुआ समुद्रगुप्त, जो सबसे शक्तिशाली राजा था और महान विजेता था। कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन था और इसने दक्षिण भारत में, और इसके सामने भारत का कोई राजा नहीं टिक पाया। इसने न केवल उत्तर भारत के सभी राजाओं को हराया, बल्कि दक्षिण भारत में जाकर दक्षिण भारत के सभी राजाओं को इसने परास्त किया। ठीक है, और इसी के दरबारी कवि हरिसेन कौन है, तो इसी के दरबारी कवि हैं और अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर क्या कराया, प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई। तो जो इलाहाबाद अभिलेख है, तो उसके बारे में क्या कहा हमने कि उसी पर प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई। यानी जो अशोक का जो अभिलेख था उसी पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में उसी स्तंभ लेख पर बहुत सारी जानकारी लिख दी। और बीए स्मिथ हमने बता दिया कि भारत का नेपोलियन कहते हैं उनको, और बहुत मतलब काफी लगभग बहुत सारे राजाओं को हराया। इनको कई चरणों में बांटा जाता है। कुल मिलाकर आप इतना इसमें याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का जब अभियान किया था तो पल्लव जो शासक था विष्णुगुप्त समेत 12 राज्यों के संघ को पराजित इसने किया था। उत्तर भारत में प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि 8 राजाओं को इन्होंने क्या किया, हराया था। और हराने के बाद क्या करेगा, सिंपल सी बात है, हराने के बाद ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्म दंकित, इतने प्रकार के रणनीति को समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाया गया। ग्रहण का मतलब ये पूछेगा नहीं, हल्का फुल्का बता देते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, आपको ध्यान रहेगा। और मोटा मोटी कभी इससे सवाल अगर कभी फ्यूचर में आ जाए तो फिर आपको उसको सॉल्व करने में कोई खास कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रहण का मतलब हो गया शत्रु पर पूर्ण विजय, यानी शत्रु के राज्य को जीतकर अपने में मिला लेना। और मोक्ष का मतलब शत्रु को जीत तो लिए हैं, शत्रु को मुक्त कर देना। अनुग्रह का मतलब ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। आत्मनिवेदन, कन्योपायन मतलब राजकुमारी अर्पित करना, यानी समुद्रगुप्त के दरबार के जो राजकुमार वगैरह हैं उनसे अपनी लड़की की शादी करना। वैसे राजा जो हार गए समुद्रगुप्त से, वैसे राजा जो लड़ाई में हार गए, तो उनके साथ क्या करना है समुद्रगुप्त ने
अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नियम बना दिया था। किसी राज्य को उसने जीत लिया, पूरी तरीके से अपने राज्य में मिला लिया। किसी को क्या किया कि राजा ने पैर पकड़ के विनती करी, अनुनय विनय किया, तो क्या किया कि उनके राज्य को लौटा दिया। और जान लीजिए कि दक्षिण विजय में उसने ऐसे ही किया। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे थे जो आत्मनिवेदन यानी दरबार में स्वयं बहुत सारा गिफ्ट वगैरह लेके राजा के सामने आए और राजा ने उनको छोड़ दिया। कन्योपायन मतलब कुछ ऐसे राज्य थे जिनकी लड़कियों से या राजकुमारियों से अपने यहाँ के राजकुमार की उन्होंने शादी करवाई। और कुछ ऐसे भी राज्य थे जैसे कि गुप्त अंकित यानी गुप्त का गरुड़ अंकित मुद्रा अपने देश में चलाना। तो ये चीज याद रखिएगा, बस केवल एक बार पढ़ लेने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता इसको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि चीनी स्रोत के हिसाब से समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंकाई शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। और जान लीजिए कि पिछली परीक्षा हाल फिलहाल में जो अभी हुई है, हम आपको बता दें कि उसमें यह सवाल पूछा गया है बिहार में कि अच्छा ये बताइए कि वो कौन सा श्रीलंकाई शासक था जिसने गया में बौद्ध मठ बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो उसका राजा का नाम क्या था? मेघवर्ण। और इसके अनुमति के पश्चात महाबोधि संघाराम विहार का निर्माण किया। तो जान लीजिए ये रटने वाली चीज है, परीक्षा में पूछ चुका है, तो आप लोग भी इसको ध्यान से याद रख लेंगे। ठीक है। बौद्ध साक्ष्यों के हिसाब से समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। ये चीज पूछने वाला चीज नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से समुद्रगुप्त के बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी कुल 32 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य का राजा बनकर उभरा। यह है, फोटो पहचान लीजिए, कॉमिक्स में देखते होंगे। तो ये वही राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने अपने हम आपको बता दें कि समुद्रगुप्त जब राजा था तो उसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई जिसका नाम था रामगुप्त राजा बना। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दें कि एक कहानी है विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त का नाम याद रखिएगा, इनके पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम, है ना। और देवी चंद्रगुप्तम से ही रामगुप्त की चर्चा मिलती है। और इसी में कहा गया है कि जो रामगुप्त नाम का राजा था काफी डरपोक था, कायर था, और उसने शत्रुओं से समझौता के लिए अपनी पत्नी तक को सौंप दिया। और यह देख के चंद्रगुप्त द्वितीय बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने रामगुप्त की हत्या कर डाली और हत्या के बाद गद्दी पर वो बैठ गया। ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि इन्हीं की वो प्रथम संतान प्रभावती गुप्त थी। और उन्होंने क्या किया कि वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती गुप्त का विवाह उन्होंने किया था। ठीक है। ये भी जान लीजिए सबसे फेमस राजा में से ये गुप्त वंश के सबसे फेमस राजा में से थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनकी ख्याति दक्षिण भारत में भी काफी फैली थी। श्रृंगार प्रकाश, ये जो भोज हैं, भोज नाम के जो राजा थे, श्रृंगार प्रकाश से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यह प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश काकुत्स वर्मा के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सचिव वीरसेन सेन था। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पर सवाल पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि जो चंद्रगुप्त ने कालिदास को निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अपना दूत बनाकर भेजा था? तो कुंतल नरेश काकुत्स वर्मा के दरबार में भेजा था।
ये हो गए कालिदास, याद रखिएगा कालिदास, और ये हो गए फाहियान। हरदम याद रखिएगा कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और यही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न नाम से 9 विद्वानों का समूह रहता था और इनके नाम है धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह शंकु, बैताल भट्ट, घटकर्पण, बराह मिहिर, वररुचि और कालिदास। जान लीजिए, इन सभी का नाम आप लोग रट लीजिएगा। इन सभी के द्वारा किस किस चीज की रचना की गई थी, क्या योगदान था, सब चीज आप लोग जान के रखेंगे। भारतीय इतिहास में काफी ये फेमस है, आप सभी को याद रखना है। ये सब हमने वो कर दिया है, आप लोग इसको रट लेंगे। उसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद से कुमारगुप्त राजा बना। कुमारगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब हुआ? 412 से 454 ईस्वी, यानी कुल 42 वर्ष तक ये राजा रहे। और जान लीजिए कि कोई इन्होंने विशेष विजय नहीं प्राप्त करी थी, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे यानी समुद्रगुप्त ने ही बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, तो बाकी के राजाओं को ज्यादा लड़ाई करने की आवश्यकता थी नहीं। कुमारगुप्त ने बस यही किया कि इनके बाप दादा परदादा ने जितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था वो अछूत बनाए रखा और उसमें साम्राज्य में कोई कटौती नहीं हुई। और जान लीजिए कि ये मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो ये एक चीज और जान लीजिए कि उसके बाद से स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के समय ही पुष्यभूतियों का आक्रमण हुआ था और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, जब भी आपसे सवाल पूछे कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, जो नालंदा महाविहार है, उसको किसने बनाया था, तो उसको कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ये जान लीजिए, ये वाला नालंदा बौद्ध विहार हो गया। उसके बाद से स्कंदगुप्त, याद रखिए स्कंदगुप्त, तो ये हो गए हमारे स्कंदगुप्त, ये हो गए और ये हो गए हूण। तो याद रखिएगा 454 से 467 ईस्वी इनका कार्यकाल था और इनको सक्रादित्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त करी थी। तो परीक्षा में कभी पूछ देगा, परीक्षा में पूछा हुआ है, अच्छा बताइए सक्रादित्य की उपाधि निम्नलिखित में से कौन से राजा को दिया गया था, तो सक्रादित्य यानी स्कंदगुप्त। और हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। तो जान लीजिए ये हूण हो गए और ये स्कंदगुप्त हो गए। इसने इनके नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। स्कंदगुप्त के समय में सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया गया था। ये हो गया सुदर्शन झील। काफी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अशोक के समय भी हम लोग पढ़े थे ये सुदर्शन झील के बारे में, फिर चंद्रगुप्त के भी समय पढ़े थे हम लोग, फिर रुद्रदामन के समय में भी और स्कंदगुप्त के समय में भी। तो जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य वहां का गवर्नर था, उसने सुदर्शन झील के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अशोक के समय में तुषास्प नामक जो गवर्नर था वहां पे ये कार्य किया था। रुद्रदामन के समय सुविशाख नाम का एक पदाधिकारी था, उसने ये सुदर्शन झील वगैरह का मरम्मत करवाया था। और स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त था जिसने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। तो याद रखिएगा इतने सारे लोग क्या थे, सुदर्शन झील से संबंधित थे। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों का पतन होने लगा। हमने आपको बताया है कि ये जितने भी राजवंश थे वो राजवंश एक दिन तो अपने धीरे धीरे अपनी शक्ति प्राप्त करेंगे, मजबूत होंगे और धीरे धीरे उनका पतन होने लगेगा। हमने ये भी बताया कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है कि वो
समय बीतने बीतने के साथ साथ लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन ये जो राजतंत्र है समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे वो चरम पे पहुंचेगा और चरम पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा। लेकिन लोकतंत्र के बारे में हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र धीरे धीरे और समय बीतने के साथ साथ मजबूत होने लगता है। ठीक है, तो 467 और 77 के बीच में दो गुप्त शासक हुए। एक पूर्व गुप्त था, बुद्ध गुप्त था, इनके नाम मिलते हैं, बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है। और एक है नरसिंह गुप्त, याद रखिएगा नरसिंह गुप्त बालादित्य, इनके बाद के जो राजा है इनका नाम याद रखिएगा नरसिंह गुप्त बालादित्य, जिसने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। कभी सवाल पूछ दे कि बताइए निम्नलिखित में से किस राजा ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था, तो उस राजा का नाम है नरसिंह गुप्त बालादित्य। ठीक है, और यहीं पे जान लीजिए भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है एरण अभिलेख, और पहली बार सती प्रथा का उल्लेख इसी में मिलता है जब गोपराज नाम का व्यक्ति है हूणों के साथ लड़ते हुए मारा जाता है, तब उसकी पत्नी ने क्या कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था, यानी वो सती हो गई थी। उसके बाद से राजत्व का सिद्धांत, मतलब कि किस प्रकार से राजपाट और प्रशासन चलता था गुप्तों के टाइम में, तो थोड़ा सा पढ़ ले हम लोग, और थोड़ा मोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है। कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में जितना हम बताएं केवल आप उतना पढ़ के निकल जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, गुप्त शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधि धारण की। हम जब इतिहास आपको पढ़ा रहे थे क्लास में, तो हमने आपको बताया था कि राजा राजा होता क्या था कि राजा अपने आप को क्या कहेगा कि देवता के समरूप बताएगा। पहले तो लोग कहेगा कि भाई जो हमारा राजा है वो देवता के समान है, जानबूझकर राजाओं को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जो राज्य की जो जनता है, राज्य की जनता राजा को उसी समय अपना उसी शर्त पे अपना राजा मानेगी जब उसको लगे कि हमारा राजा बहुत महान है। और कोई व्यक्ति सोचो कि राज्य में 50 व्यक्ति अगर केवल घूमते फिरते लोगों से ये कहना शुरू करे कि हमारा जो राजा है ना वो देवता का अवतार है, जब ऐसी बात जब लोग करेगा तो क्या होगा, लोगों के मन में राजा के प्रति आस्था बढ़ेगी, आंतरिक रूप से लोग राजा का विरोध नहीं करेंगे, राजा को लोग भगवान की तरह मानेंगे। इस प्रकार से राजतंत्र लगातार मजबूत होता जाएगा। तो इस यहां पर भी आप देखिए कि गुप्त शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधि धारण की, परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता, महाराजा धीराज आदि। बस केवल आपको समझाने के लिए, चूंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, बड़ी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं, तो जान लीजिए कि राजा की वैल्यू बढ़ाने के लिए, राजा की महत्ता को बढ़ाने के लिए जो उनके आसपास के विद्वान थे या आसपास के जो लोग थे, ये एक तो इस प्रकार की चर्चा करते थे लोगों के बीच में, और उस समय जो कथा कहानियां और साहित्य लिखे जाते थे उसमें राजा को इस प्रकार के उपाधि से उनको सुसज्जित करते थे। अब जाहिर सी बात है राज दरबार में जो व्यक्ति वेतन लेकर राजा का इतिहास लिखता है, तो राजा को कभी छोटा आदमी तो वो नहीं दिखाएगा, जब भी दिखाएगा तो राजा को बहुत बड़ा आदमी करके दिखाएगा। और उस स्थिति में हम आपको बता दें कि उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में अगर वो जो कोई लिखने वाला है, अगर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में अगर हरिसेन लिख रहा है, अगर हल्का फुल्का भी बुराई करेगा तो क्या होगा, नौकरी से निकाल देगा राजा, सीधी बात है। तो आपको यहां पे समझना है कि जितने भी टाइटल वगैरह हैं आप समझ लीजिए कि ये टाइटल वगैरह इसीलिए लगाए जाते थे कि राजा की जनता जो राजा का जनता के मन में वो सम्मान हो और राजतंत्र स्थायी रूप से और राजतंत्र अधिक से अधिक मजबूती प्रदान कर सके। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यही बता दिया, गुप्त शासकों ने अपनी तुलना देवताओं से शुरू कर दी, ये तमाम तरह की चीजें हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है।
जान लीजिए कि जो हमने मौर्य वंश के बारे में बताया था कि मौर्य वंश काफी ज्यादा केंद्रीयकृत था। केंद्रीयकृत का मतलब ये हो गया कि अधिकतर निर्णय राजा लेता था, लेकिन अब जान लीजिए कि गुप्त वंश में ऐसा नहीं था। स्थानीय स्थानीय जो गवर्नर थे, स्थानीय पदाधिकारी थे, वो बहुत सारे निर्णय ले लेते थे। और इसके बाद से हम आपको बता दें कुछ पदाधिकारी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कुमार मात्य है ना, जो सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी थे। संधि विग्रहिक मतलब विदेश मंत्रालय, जो पदाधिकारी विदेश मंत्रालय देखता था, उससे क्या कहते थे हम लोग, संधि विग्रहिक। उसी प्रकार से महादंड नायक है ना, महादंड नायक यानी दंड देने वाला व्यक्ति, यानी न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। महाबलाधिकृत यानी सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी। प्रतिहार यानी महल का रक्षक। दंड पासिक यानी दंड दिलाने के लिए पास में पकड़ ले। पास मतलब नागपास, सुने हो ना, रामायण में नागपास था, लक्ष्मण और राम जी को जिसने बांध दिया था नागपास से, तो वैसे ही दंड पासिक यानी दंड देने के लिए वो पास में जकड़ ले, यानी पुलिस विभाग का प्रधान। विनय स्थिति स्थापक यानी शिक्षा एवं कानून अधिकारी। ठीक है। महाक्षपटलिक राजकीय पत्र व्यवहार तथा आय व्यय को सुरक्षित रखने वाला। और उसी प्रकार से ध्रुवाधिकरण यानी राजस्व अधिकारी। इसके अलावा सौल्किक, गौल्मिक, गोप, कणिक, ये तमाम तरह के पदाधिकारी होते थे। टीकिन एक पदाधिकारी था जो सड़कों की देखरेख करता था, है ना। और द्रांगिक मतलब सीमावर्ती नगर में शुल्क वसूलने वाला। एक एक ये टर्म है, लगभग 10 पदाधिकारी हैं, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा प्रांतीय प्रशासन देख लें। प्रांतीय प्रशासन देखिए, परीक्षा में, बड़ी परीक्षाओं में, या बीपीएससी दीजिएगा, यूपीएससी दीजिएगा, तो उसमें इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम थोड़ा सा जान लें। जैसे कि साम्राज्य का विभाजन प्रांत में, फिक्स है, साम्राज्य का विभाजन प्रांत में, और प्रांत को क्या कहते हैं, भुक्ति कहा जाता था। ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, अच्छा ये बताइए कि गुप्त काल में, चाहे प्राचीन भारत में, भुक्ति क्या था, है ना। तो लिख देगा ऑप्शन में भुक्ति एक फल था, लिख देगा कि भुक्ति एक जमीन का नाम है, और लिख देगा कि भुक्ति प्रांत हो गया, है ना। तो ये भुक्ति का मतलब हो गया प्रांत। ठीक है। और इस पर ऊपरी नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। याद रखिएगा, प्रांत, ये साम्राज्य का विभाजन प्रांत में, और इसी प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है ना। इसके अलावा ये कोई ज्यादा इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। और जान लीजिए कि ये राज्य है ना, मतलब कि साम्राज्य का विभाजन प्रांत में हुआ है, तो जनरली याद रखिएगा कि साम्राज्य का विभाजन जब प्रांत में होता था, तो प्रांत पर सामान्यतः राज परिवार के जो राजकुमार होते थे, उन्हीं को उस प्रांतपति बनाया जाता था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अशोक जब राजकुमार था तो कहां का उपराज्यपाल था, तो अवंती का उपराज्यपाल था। वैसे ही जब साम्राज्य का विभाजन प्रांत में किया जाता था, तो जनरली यानी सामान्यतः उस प्रांत का प्रांतपति राज परिवार से संबंधित ही कोई व्यक्ति होता था। ये विषयपति थोड़ा जान लीजिए कि चलिए, भुक्ति का विभाजन विषय यानी जिला में होता था। अब विषय पूछ देगा कि प्राचीन भारत में विषय क्या है, तो विषय का मतलब हो गया जिला। तो हमने बताया कि साम्राज्य का विभाजन प्रांत, जिसको भुक्ति कहते थे, और भुक्ति का विभाजन जिला में होता था, जिसका प्रधान अधिकारी विषयपति होता था। और विषयपति की नियुक्ति कौन करता था, ऊपरीक करता था। यहां पर मौर्य और गुप्त वंश में थोड़ा अंतर है। अगर मौर्य वंश में जिले के किसी पदाधिकारी की नियुक्ति करनी हो, तो
पाटलिपुत्रा में बैठा हुआ राजा यह निर्णय लेता था कि फलाने जिले में कौन सा व्यक्ति, कौन सा पदाधिकारी नियुक्त होगा। लेकिन गुप्त काल तक आते आते यह स्थिति बदल गई और यहां पर हम देखते हैं कि प्रांतपति यानी भुक्ति का जो पदाधिकारी था सबसे बड़ा, कौन सा, उपरीक, तो उपरीक ही विषयपति की नियुक्ति करता था। एक और है, अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी पुस्तपाल कहा जाता था। इसके अलावा हाँ, ये जान लीजिए, देखिए विषय के नीचे क्या था, गांव का समूह था जिसे पैठ कहते हैं, ये भी पैठ याद रखिएगा। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा की मदद से मुखिया जी चलाते थे, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। सामाजिक संगठन कैसा था गुप्त काल में, तो गुप्त काल में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था। काम क्या था, अध्ययन करना, ब्राह्मणों का काम था अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, इनका कार्य था। और जान लीजिए कि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य धार्मिक था, परंतु अब ब्राह्मण अन्य पेशा भी अपनाने लगे थे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मृच्छकटिकम का जो नायक है चारुदत्त, ब्राह्मण होते हुए भी सार्थवाह का कार्य करता है। मयूर शर्मन क्या था, एक ब्राह्मण था जो बनवासी के कदम्ब वंश की स्थापना करी और उसने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए। तो याद रखिएगा कि मयूर शर्मन नाम का जो राजा है, बनवासी के कदम्ब वंश की इसने स्थापना की और 18 अश्वमेध यज्ञ इसने करवाए थे। ये पढ़ने का मन होगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्षत्रिय के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये केवल नॉर्मल चीज है। वैश्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें कोई चीज पढ़ाने वाला इसमें है नहीं, बस केवल आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। दूसरा हम आपको बता दें, एक महत्तर नामक एक नई जाति का विकास हुआ, ठीक है, और एक दूसरी नई जाति का विकास कायस्थ, कायस्थ जो हमारे यहाँ लाला जी जिसको कहते हैं, वर्मा जी लोग, तो ये वही जाति है जिसकी उत्पत्ति गुप्त काल के दौरान हुई। तो गुप्त काल में एक महत्तर नाम की जाति विकसित हुई और दूसरा कायस्थ नाम की जाति का विकास हुआ। प्रारंभ में ये लोग लिपिक के कार्य करते, लिपिक मतलब कलर का काम करते थे। कैसे कायस्थ जाति का उदय हुआ हम आपको बता देते हैं कि प्रारंभ में ये लिपिक के कार्य करते थे और उस समय देश में छोटे छोटे सैकड़ों हजारों की संख्या में राज्य हुआ करते थे और सभी राज्य में सैकड़ों लिपिक हुआ करते थे और इन सभी लिपिक का आपस में संबंध हो गया और आपस में न केवल संबंध हुआ, इन लिपिक का दूसरे राज्य के लिपिकों से भी आपस में संबंध हो गया और बाद में इनका आपस में जब शादी विवाह होने लगा तो धीरे धीरे कायस्थ जाति का उदय हो गया। और जान लीजिए कि राजकीय सेवा में ब्राह्मणों को चुनौती देना इन्होंने शुरू किया था। और जान लीजिए कायस्थों की चर्चा पहली बार याज्ञवल्क्य की स्मृति में हुआ था। चलिए थोड़ा सा अस्पृश्य अछूत के बारे में पढ़ लें। गुप्त काल में अछूतों की संख्या बढ़ी, एक डोम नाम के पृथक जाति का विकास हुआ। जान लीजिए फाहियान के अनुसार, ये फाहियान भी इसमें जाति प्रथा वगैरह के बारे में बताते हैं, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना। मेगास्थनीज क्या कहता है, मेगास्थनीज भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थे, है ना। महिलाओं की स्थिति ये पढ़ लेना है, कुछ नहीं है। 12-13 वर्ष में महिलाओं की शादी होती थी। भानुगुप्त का एरण अभिलेख फलना ये सब चीज कोई ज्यादा माने नहीं रखता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फाहियान और वेनसांग पर्दा प्रथा पर चर्चा नहीं करते हैं, जबकि उस समय पर्दा प्रथा था। देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी उस समय और कालिदास के मेघदूत में महाकाल उज्जैन मंदिर में
रखे जाने वाली देवदासियों की चर्चा है। एक और चीज जान लीजिए, कला साहित्य के बारे में जान ले कि उस समय जो मंदिर बनते थे तो मंदिर का निर्माण गर्भगृह में होता था। इस काल में मंदिर की छत समतल होती थी। वर्तमान में कोई मंदिर समतल आप लोग देखते हैं? कुछ नहीं, समतल नहीं होता है। वर्तमान में मंदिर के जहां गर्भगृह होता है उसके ऊपर शिखर बनता है, चोटी बनती है। लेकिन गुप्त काल में जो मंदिर होती थी उसका छत समतल होता था। लेकिन मंदसौर अभिलेख में दसपुर के मंदिर को अनेक शिखरों वाला बताया गया। ये पूछेगा नहीं, लेकिन जान लीजिए। आगे चलते हैं। हाँ, ये सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर बड़ी परीक्षा में बैठेंगे, यूपीएससी में बैठेंगे, बीपीएससी में बैठेंगे, तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। जैसे भूमरा का शिव मंदिर कहां पे है? नागौद में। ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर। टिगवा का विष्णु मंदिर कहां है? जबलपुर में। तो ये भूमरा का शिव मंदिर नागौद में, टिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये है हम लोग का देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसी प्रकार से खोह का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, केवल याद रखिएगा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और उदयगिरी का विष्णु मंदिर, और भीतरगांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित है। और भीतरगांव का जो मंदिर है उसमें मेहराब का इस्तेमाल किया गया है। तो जान लीजिए कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है गुप्त कालीन मंदिरों में सर्वोत्तम है। यही वो जो मंदिर है, जान लीजिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त कालीन मंदिरों में सबसे बेहतर है। और जान लीजिए एक और भी, गुप्त जो स्थापत्य कला है क्या करता है? नागर शैली का आधार तैयार करता है। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर, बेसर, द्रविड़। नागर मतलब नॉर्थ यानी उत्तर भारत में नागर शैली, बेसर मतलब बीच यानी मध्य भारत में बेसर शैली, और द्रविड़ शैली कहां पर? दक्षिण भारत में। तो याद रखिएगा, याद करने का तरीका बता दिया हमने। नागर शैली, नागर मतलब नॉर्थ, मतलब उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने के लिए जिस शैली का उपयोग किया गया वो नागर शैली है। मध्य भारत में यानी बेसर शैली, बेसर मतलब बीच में, याद रखिएगा, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। बेसर यानी बीच में, यानी उसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली के लक्षण दिखाई देते हैं, वो बेसर शैली हो गया। और द्रविड़ शैली तो दक्षिण भारत का है ही। थोड़ा मूर्ति कला जान लें। चलिए, ये जिनको यूपीएससी का परीक्षा देना है वे टोटल ये लाइन पढ़ लेंगे। क्या है ये? मथुरा कला, और मथुरा कला के बारे में बताया गया है। जैसे कि मथुरा कला की मूर्तियां शारीरिक क्षमता के प्रदर्शन पर अधिक बल देती है, वहीं गुप्तकालीन मूर्तियां हल्की, चिकनी और मननशील हैं। गुप्तकालीन प्रमुख मूर्तियों में देवगढ़ के दशावतार मंदिर में स्थित विष्णु की प्रतिमा बहुत फेमस है। काशी से प्राप्त गोवर्धन पर्वत को गेंद की समान उठाए कृष्ण की मूर्ति, और सारनाथ में बैठी हुई अवस्था में बुद्ध मूर्ति, बहुत ज्यादा। देखिए सारनाथ में देख लीजिए कितना बढ़िया ये दिखता है। सोचिए फोटो में, सोचिए कि कितनी बड़ी कलाकारी होगी इनको बनाने में। सारनाथ की मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्तम नमूना है। फोटो देखने से आपको लग जाएगा कि कितना सुंदर इसका बनावट है, और इसीलिए इसको गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्तम माना गया है, सबसे सर्वोत्तम नमूना माना गया है। इसके अलावा चित्रकला के बारे में जान लें। तो चित्रकला के बारे में जान लें कि गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्तम नमूना कहां देखने को मिलता है? अजंता से प्राप्त होता है। तकनीकी दृष्टि से अजंता की भित्ति चित्र विश्व में सर्वोत्तम स्थान रखती है। तो थोड़ा सा चले अजंता। चलिए, ये अजंता हो गया, याद रखिएगा। क्या है कि पहाड़ों को काट कर देख रहे होंगे, पहाड़ों को काट कर ये गेट दिख रहा है ना,
तो पहाड़ों को काट कर ये गेट बनाया गया है और इसी के भीतर चित्रकारी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं की खोज सबसे पहले 1824 में किसने किया था? जनरल सर जेम्स ने की थी। तो पहला सवाल पूछेगा कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने करी थी? तो 1824 में जनरल सर जेम्स ने की थी और गुफाओं की सुविधा की दृष्टि से 1 से लेकर 29 तक बांटा गया है। देखो जितनी गुफाएं दिख रही है इनको 1 2 3 4 ऐसे करके कुल 29 गुफा का नामकरण इसमें किया गया है। और जान लीजिए कि इन चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र हैं वो पद्म पाणी अवलोकितेश्वर की है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही है पद्म पाणी अवलोकितेश्वर। तो जान लीजिए कि ये कहां से संबंधित है? तो अजंता के गुफा से संबंधित है। मरणासन राजकुमारी, कहोगे कि मरणासन क्या है? मरणासन राजकुमारी का मतलब हो गया लगभग मौत के पास पहुंच गई हैं। देख लो यहां पर है मरणासन राजकुमारी, अगर देख लो कि लगभग मौत की अवस्था तक पहुंची हुई राजकुमारी हैं। और उसी प्रकार से यशोधरा और राहुल, यशोधरा और राहुल का ये तस्वीर है, याद रखिएगा। और ये सभी चित्र जातक कथाओं से लिए गए हैं। अजंता का चित्रकला का विषय धार्मिक है, तो यहां पर सवाल पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा कि अजंता ये जो गुफा है कहां मिला है? कहां मिला है? तो ये है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। दूसरा सवाल पूछेगा इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खोज 1824 ईस्वी में हुई। किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिएगा बहुत फेमस है, ये धार्मिक विषय से संबंधित है। और जान लीजिए कि अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं और इसके विकास में वाकाटक शासकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। न केवल गुप्तों का बल्कि वाकाटक जो शासक थे उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है इन गुफाओं के विकास में। और ये भी जान लीजिए कि सभी चित्र जो हैं वो जातक कथाओं से लिए गए हैं। बाघ चित्रकला ये कहां है भाई? तो बाघ चित्रकला के बारे में जान ले कि यह मध्य प्रदेश में है। तो पहला सवाल, ये अब जिस प्रकार से ये हम लोगों ने पढ़ा जनता, तो उसी प्रकार से बाघ चित्रकला तो कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में है तो थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, ये बाघ है, बाघ ये चित्रकला है। तो यहां पर जान लीजिए कि गुप्त काल का है। अजंता चित्रकला के विपरीत बाघ चित्रकला है जो लौकिक विषय से संबंधित है। अजंता हमने क्या बताया? धार्मिक विषय से संबंधित है, लेकिन जो बाघ चित्रकला है वह लौकिक विषय से संबंधित है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध चित्र क्या है? संगीत तथा नृत्य का एक दृश्य है, मतलब कि नाचने गाने का यहाँ दृश्य है। यानी लौकिक मतलब इस जीवन से संबंधित है, या कहिए कि भौतिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, बाघ की जो गुफाएं हैं उसमें भी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे चैत्य विहार स्तूप भवन वगैरह निर्मित है, लेकिन अधिकांश चित्र इसमें क्या है? गैर धार्मिक है। ठीक है, जैसे गैर धार्मिक में क्या है? नृत्य गान, भव्य जुलूस, हाथी का दौड़, शोकाकुल युवतियां, मतलब कि बहुत दुख में है कुछ युवतियां। और इसी के प्रकार से ये बहुत सारे चीज इसमें पाए गए हैं। थोड़ा साहित्य की चर्चा कर लें। तो हम आगे साहित्य की चर्चा करेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग साहित्य की चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसको खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।